नमस्कार मित्रों, आज के व्याख्यान कर्म भूमि देश काल वातावरण और भाषा शैली में आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। किसी भी उपन्यास में देश काल वातावरण का अंकन एक आवश्यक तत्व के रूप में उभर कर आता है। आप किस देश को, किस काल को, किस पृष्ठभूमि को लेकर अपने उपन्यासों का सृजन कर रहे हैं, उसके अनुरूप उस उपन्यास में लेखक उस परिवेश को दिखाता है। कह सकते हैं कि देशकाल वातावरण के अंदर उस समय विशेष की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियों को उपन्यासकार उभारता है। ये देशकाल वातावरण दो प्रकार का होता है। एक पारिवारिक पृष्ठभूमि या परिवेश, जिसके अंतर्गत कहां पर उस लेखक का जन्म हुआ या उन पात्रों का जन्म हुआ, उन पात्रों की क्या परिस्थितियां थीं, उनके आसपास का वातावरण क्या था, किस प्रकार के संस्कार उन्हें प्राप्त हुए जिसका उनके व्यक्तित्व पर अभिन्न अंग के रूप में एक छाप पड़ी। इन सब का हमें देशकाल वातावरण के अंतर्गत ही निरूपण किया गया। उसके साथ ही उस समय की प्राकृतिक जो वेशभूषा थी, प्राकृतिक जो वातावरण था, उसका भी अंकन उपन्यास में किया जाता है। पारिवारिक के साथ साथ प्राकृतिक परिवेश में भौगोलिक परिस्थितियां भी आती हैं। कर्मभूमि उपन्यास पराधीनता में जकड़े भारतीयों द्वारा अपनी स्वाधीनता की पुनर्प्राप्ति के प्रयासों को प्रस्तुत करना था। सुभाष चंद्र बोस गरम दल का नेतृत्व कर रहे थे। क्रांति उनका अस्त्र था और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह उनका आह्वान था। नरम दल गांधी जी के नेतृत्व में अहिंसात्मक, शांति और समझौते के मार्ग पर अग्रसर था। कर्मभूमि कृति में इन दोनों का अंकन प्रेमचंद ने बहुत सुंदर ढंग से किया है। आत्मानंद पुजारी, अमरकांत और डॉक्टर शांति कुमार के माध्यम से इन दोनों ही दलों का हमें यहाँ पर चित्रण दिखाई देता है। गांधी जी के विचारानुसार नगरवासियों के अंदर जागरूकता के साथ ही ग्रामीण जनता में भी एक चेतना का प्रवाह प्रेमचंद ने दिखाया है। ग्रामीण जनता को भी उन्होंने संगठित किया और इस प्रकार से स्वाधीनता के लिए उन्होंने इस बात को माना कि शहरों के साथ साथ जब तक ग्रामीण जनता संगठित नहीं होगी, तब तक हमें स्वाधीनता मिलना संभव नहीं है। डॉक्टर रामविलास शर्मा के मतानुसार प्रेमचंद का यह उपन्यास स्वाधीनता आंदोलन के उस दौर का है जब लोग अंग्रेजों का मनमाना अत्याचार सहने को तैयार न थे। वे आगे लिखते हैं, वे अन्याय और अत्याचार का प्रतिकार करने लगे थे। इसके लिए वे जो भी साधन मिले उनका उपयोग करने के लिए तैयार थे। केवल उस समय जरूरत थी एक चेतना को प्रवाहित करने की, और ये काम प्रेमचंद ने कर्मभूमि उपन्यास में बखूबी किया। कर्मभूमि उपन्यास का समाज दो वर्गों में विभक्त हमें दिखाई देता है, एक शहर और दूसरा गांव। इन दोनों के अपने अपने वैशिष्ट्य हैं, अपनी अपनी विशेषताएं हैं और अपनी अपनी सीमाएं हैं। शहर के लोग धनाढ्य हैं, जिनमें महाजन आते हैं, जमींदार आते हैं, पदाधिकारी आते हैं, व्यापारी और शिक्षक हैं।
जो समृद्ध हैं और ऐशो आरामपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं। शहर का दूसरा भाग निर्धन है, जहां पर मजदूर हैं या अस्पृश्य समझे जाने वाले लोगों का भरमार है। मंदिर में पुजारी हैं जो कर्मकांडों में छुआछूत की भावनाओं से भरे हुए हैं और इसे बढ़ावा दे रहे हैं। पूजा पाठ के बहाने अपव्यय हो रहा है। निर्धनों के पास जहां पेट भरने लायक खाने के लिए भोजन नहीं है, वहां मंदिरों में प्रसाद इतना है कि वो बेकार जा रहा है। अमरकांत और सलीम के माध्यम से प्रेमचंद ने हिंदू मुस्लिम एकता को स्थापित करने का प्रयास किया है। ये दोनों न केवल घनिष्ठ मित्र हैं, अपितु एक साथ बैठकर समभाव से भोजन करते हैं। अमरकांत रैदासों की बस्ती में जाकर उनके साथ रहता है, खाता पीता है, सकीना से विवाह करना चाहता है और उसे विवाह करने के लिए मुस्लिम धर्म को भी अपनाने के लिए तैयार हो जाता है। इन सब प्रसंगों के माध्यम से प्रेमचंद हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं कि हमने समाज ने इन दोनों धर्मों को अलग करके देखने की जो दृष्टि अपना ली है, वो कुंठित दृष्टि है, वो एक पक्षीय दृष्टि है और इसमें हमें विस्तार लाने की आवश्यकता है। हमें अपने दृष्टिकोण को और अधिक व्यापक बनाने की आवश्यकता है। कृति में प्रारंभ में शिक्षण संस्थानों की दुरावस्था को भी लेखक ने बहुत सुंदर ढंग से अंकित किया है। ये एक दूषित शिक्षा प्रणाली थी। अंग्रेजों की शिक्षा व्यवस्था व्यापार को बढ़ावा दे रही थी। वो छात्रों को एजेंट बना रही थी और इस प्रकार से शिक्षा को व्यापार बनाकर धनार्जन कर रही थी। अमरकांत शिक्षा को महत्वपूर्ण मानता है। वो जानता है कि शिक्षा के माध्यम से ज्ञान का प्रचार प्रसार होता है। मनुष्य विवेक से सोचना शुरू करता है, अपने निर्णय सही ढंग से ले पाता है, किंतु उसे डिग्री में विश्वास नहीं है। ऐसी डिग्री जो केवल आपको एक कागजी डिग्री देती है, जिससे आपको केवल एक भंडार तो उत्पन्न हो जाता है कि हाँ, हमने अब बीए कर लिया, एमए कर लिया, एमफिल कर लिया, किंतु आप विचारों से कुंठित रहते हैं। अमर को उस शिक्षा में विश्वास है जो आपको वैचारिक रूप से भी समृद्ध बनाती है। अमर सेवा, नम्रता, सरलता और आत्मिक जागृति को महत्वपूर्ण मानता है। इसी प्रकार से शांति कुमार स्वयं ऑक्सफोर्ड से डॉक्टरेट लेकर आए थे, किंतु वे इसके हिमायती नहीं थे। सलीम पिता के कहने से आईएएस ऑफिसर बन जाता है, सरकारी अफसर बनता है, किंतु बाद में अपने पद से इस्तीफा दे देता है और अमर के साथ जन आंदोलन में सम्मिलित हो जाता है। सामान्य व्यक्ति अपनी संतानों को महंगी शिक्षा दिलाने में असमर्थ रहते हैं और इसीलिए शांति कुमार सेवाश्रम खोलकर निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का एक विचार रखते हैं, जहां पर वो उन बच्चों को शिक्षा देते हैं जो वास्तव रूप में शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं। इसी प्रकार से अमरकांत भी रैदासों की बस्ती में
उन बच्चों को शिक्षित करने के लिए रात्रि पाठशाला खोलता है, जो दिन भर इधर उधर घूमकर अपने समय का दुरुपयोग करते हैं। लेखक ने उपन्यास में नारी के विभिन्न रूपों को अंकित किया है। यहाँ पर नारी पत्नी, बहन, प्रेमिका, समाज सेविका, जन आंदोलनों में आगे बढ़कर काम करने वाली अनेक रूपों में अंकित है। इसके साथ ही उन्होंने नारी के विभिन्न समस्याओं का न केवल उद्घाटन किया है, विश्लेषण किया है, अपनी दृष्टि से उसका समाधान भी अंकित करने का प्रयास किया है। उनका यह मानना है कि पुरुष और स्त्री दोनों शारीरिक रूप से भिन्न हैं, अतः उनके कर्तव्य भी भिन्न हैं। नारी मात्र भोग्या के रूप में उपन्यास के में कहीं पर भी अंकित नहीं है। न केवल कर्मभूमि उपन्यास में, अपितु प्रेमचंद ने अपने किसी भी कृति में नारी को मात्र भोग्या के रूप में अंकित नहीं किया है। प्रेमचंद गांधी जी के विचारों से प्रभावित थे और गांधी जी ने स्त्रियों को घर से बाहर निकलकर स्वाधीनता आंदोलनों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। प्रेमचंद नारी और पुरुष को समान अधिकार और उन्नति के अवसर देने के पक्षधर थे। उनका मानना था कि नारी का आदर्श रूप मातृत्व में है और जब नारी मातृत्व को धारण करती है तो वो पूर्णता को प्राप्त करती है। इसके साथ ही उन्होंने नारी का पहला कर्तव्य घर परिवार तक रखा, क्योंकि उनका यह मानना था कि नारी के माध्यम से वो अगर शिक्षित है तो वो अपने लिए भी विकास के मार्ग को चुनती है, आगे बढ़ती है और वो अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए भी विकास के अवसरों को ढूंढती है। ये वो समय था जब कच्चा माल विदेशों से पककर आता था और दुगने मूल्य पर बेचा जाता था। इसके साथ ही चोरी का माल भी खुलेआम खरीदा और बेचा जाता था। प्रेमचंद इसके विरोध में थे। उन्होंने सत्य को जीवन व्यापी सिद्धांत माना है और इसलिए अमरकांत के माध्यम से वो इस सत्य को, जो ये सत्य एक जीवन मूल्य है, उसे उन्होंने अमरकांत के माध्यम से कर्मभूमि में दिखाया है। अमरकांत कृति के अंत तक सत्यता का, निष्ठा का, ईमानदारी का निर्वाह करता है। वो अपने व्यापार के लिए चोरी का माल नहीं खरीदता, चाहे वो उसे कितने ही कम मूल्य पर क्यों ना मिल रहा हो। सत्य की साधना ही सत्याग्रह है और सत्याग्रह या सत्य के विभिन्न रूपों को हम प्रेमचंद के उपन्यासों में देख सकते हैं। इसके अनेक रूप हैं, जिनमें हृदय परिवर्तन, उपवास, असहयोग, धरना का उल्लेख प्रेमचंद के उपन्यासों में स्थान स्थान पर दिखाई देता है। अमरकांत चरखा काटता है, जो आत्मशुद्धि और कर्म के महत्व को स्पष्ट करता है। इसमें ईर्ष्या, कुत्सित भावना के लिए कोई भी स्थान शेष नहीं रहता। सुगदा, सकीना, नैना, रेणुका देवी, मुन्नी और सलोनी, ये सभी पात्र पात्राएं स्वदेशी आंदोलनों के साथ जुड़ती हैं। उनका मानना है कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करके
यदि हम स्वदेशी चीजों को अपनाते हैं तो न केवल इससे रोजगार बढ़ेगा, हमारे भारतीयों को अपने पालन पोषण के लिए अवसर मिलेंगे, राष्ट्रीय उत्थान भी होगा। और इस तरह से हम देखें तो स्वदेशी आंदोलनों के साथ जो जीवन के हर क्षेत्र में अस्त व्यस्तता, संघर्ष दिखाई दे रहा था, उसमें भी परिवर्तन आएगा। मुन्नी के जज को पीटने वाले के लिए सलीम रिश्वत देने के लिए तैयार हो जाता है, किंतु शांति कुमार इसका विरोध करते हैं। अंत में एक कमेटी की स्थापना की जाती है जिससे मजदूरों के आवास की समस्या को समझौते द्वारा सुलझाया जाता है। यहाँ पर भी अहिंसा का रूप हमें दिखाई देता है। गांव के जीवन का यथार्थ अंकन प्रेमचंद ने रैदासों के गांव में किया है, जहां पर अमरकांत उनके साथ जाकर बाद में रहने लगता है। कालांतर में सलीम और समरकांत भी वहां पहुंच जाते हैं। रैदासों के समाज में निर्धनता दिखाई देती है, वहां पर अशिक्षा है और कुछ ऐसी कुप्रवृत्तियां हैं जिनका प्राबल्य दिखाई देता है, जिसमें मृतक मांस भक्षण है, मदिरा सेवन है, गाली गलौज करना, मारपीट करना, ये सब वहां पर एक आम जीवन की शैली है। इन सब का अंकन प्रेमचंद ने यथार्थ रूप में किया है। अमरकांत उनके मध्य रहते हुए अपने आत्मीय व्यवहार से उन्हें इन कुप्रवृत्तियों से मुक्त कराता है। उन्हें शिक्षा देने के लिए रात्रि पाठशाला को खोलता है, उनके साथ खाता पीता है, जिससे उनके मन में भेदभाव की भावना खत्म हो जाए। गांव में कृषकों की दशा दयनीय है। इतना उनका जीवन संघर्षों से भरा हुआ है कि उनके पास खाने पीने के लिए पर्याप्त भोजन भी नहीं है। शरीर ढकने के लिए वस्त्रों का अभाव है। रहने के लिए नाम मात्र केवल एक झुग्गी है। मंदी हो या किसी भी प्रकार की स्थिति हो, जमींदार लगान पूरा वसूल करना चाहता है और अगर किसान किसी कारणवश लगान देने में असमर्थ हो तो उनके पशु भी कुर्क करा लिए जाते हैं। इतना ही नहीं, जब अपनी स्थिति से विवश होकर ये कृषक शहर जाकर मजदूर बन जाते हैं, तब भी उनकी स्थिति में कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आता। उनके पास रहने के लिए आवासों का अभाव होता है, मजदूरी इतनी ज्यादा नहीं मिलती और उनका जीवन उसी प्रकार से अभावग्रस्त बना रहता है। गांव और शहरों में होने वाले विभिन्न आंदोलनों के मध्य शहर के आंदोलन फिर भी सफल हो जाते हैं। उसका कारण है कि धनाढ्यों और ऊंची पहुंच वाले लोगों के बल के कारण इन आंदोलनों को सफल बनाया जाता है। समरकांत के पारिवारिक आवास की विशालता उनमें और अमरकांत के मध्य वैचारिक मतभेद उत्पन्न कर देती है। निरंतर उनके मध्य विवाद की स्थिति बनी रहती है। नैना, अमरकांत और सुगदा के वैचारिक संघर्षपूर्ण जीवन, रेणुका के काशीवास तथा अमरकांत के प्रति वात्सल्य भाव का चित्रण लेखक ने यथार्थ रूप में किया है। अमरकांत के पुत्र के जन्म पर समरकांत द्वारा एक भव्य आयोजन किया जाता है और इसमें पठानिन
को नहीं बुलाया जाता, क्योंकि पठानिन उनके स्तर के अनुरूप नहीं है। अमरकांत को ये बात बुरी लगती है और वो पठानिन के घर जाता है। वहां वो पठानिन और सकीना के घर में पसरी दरिद्रता को देखता है। इस दरिद्रता का अंकन भी प्रेमचंद ने बहुत यथार्थ ढंग से किया है। किस प्रकार से रोटियों के लाले हैं, शरीर पर पहने कपड़ों के अतिरिक्त दूसरे कपड़े नहीं हैं, इसका इतना सूक्ष्म और सत्य से जुड़ा हुआ अंकन लेखक ने किया है कि पाठक को ऐसा लगता है कि वो सच में पठानिन या सकीना के घर में जाकर खड़ा हो गया है। रैदासों के गांव में भी इसी प्रकार से वृद्धा सलोनी की स्थिति दयनीय है। कृषकों का जीवन भूखमरी और फटेहाली से भरा हुआ है। ये सब चित्रण प्रेमचंद इसलिए इतनी सुंदरता से, यथार्थता से, सत्यता से कर पाए क्योंकि अब उनका अपना जीवन भी बहुत गरीबी में, अभावों में रहा। प्रेमचंद को कई बार चना गुड़ खाकर, बासी रोटी खाकर, गुड़ का कलेवा लेकर सोना पड़ा था। उनके पास सोने के लिए कई बार पुआल होता था और चमरौछा जूता था, जिससे उन्हें जब वो चलते थे तो चर चर की आवाज आती थी। कर्मभूमि उपन्यास में स्वाधीनता संग्राम की पृष्ठभूमि को उभारा गया है और इसलिए इस उपन्यास में प्रकृति चित्रण के लिए उतना अवकाश नहीं है। कहीं कहीं कुछ पंक्तियों के माध्यम से प्रकृति चित्रण मिलता है, किंतु उसे प्रकृति चित्रण नहीं कहा जाएगा। ये कह सकते हैं कि कुछ पंक्तियों में कुछ वर्णनों के माध्यम से प्रकृति को उभारने का प्रयास किया गया है। भाषा वह साधन होती है जिसके माध्यम से मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर या पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है। कर्मभूमि में अगर हम देखें तो प्रेमचंद ने सहज, सरल, स्वाभाविक, प्रवाहमय भाषा का प्रयोग किया है, जिसके माध्यम से पाठक बहुत आसानी के साथ कृति के साथ अपना तादात्म्य स्थापित कर लेते हैं। भाषा की परिभाषा करते हुए हम कह सकते हैं जिसके द्वारा हम अपने भावों को लिखित अथवा कथित रूप में दूसरों को समझा सकें और दूसरों के भावों को समझ सकें, उसे भाषा कहते हैं। सार्थक शब्दों के समूह या संकेत को भाषा कहते हैं। इसके विपरीत भाषा और शैली, जब हम शैली की बात करते हैं तो शैली लेखन अथवा वाचन में कुछ विशेष प्रकार के शब्दों, पदबंध या वाक्य रचनाओं को चुनते हुए किया जाने वाला विशिष्ट प्रयोग शैली है। अर्थ का संबंध क्या के साथ होता है, जबकि शैली का संबंध कैसे के साथ होता है। भाषा के माध्यम से रचनाकार अपने भावों को पाठकों तक प्रेषित करता है। प्रेमचंद की प्रारंभिक कृतियां उर्दू और फारसी में लिखी गई थीं। उस समय सभ्य समाज की भाषा थी ये, किंतु उर्दू सामान्य स्तर के पाठकों के लिए क्लिष्ट थी। प्रेमचंद ने सन 1914 से 15 तक आते आते सामान्य जनता द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली
भाषा का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया था। उन्होंने अपने पात्रों के स्तरानुरूप भाषा का प्रयोग किया जो जीवंत और यथार्थ से समन्वित थी। प्रेमचंद की भाषा ऐतिहासिक बासीपन, वैचारिक अपरिपक्वता और अस्थिरता से मुक्त प्रौढ़ भाषा है। प्रेमचंद मानते थे कि भाषा शैली स्वयं में अच्छी बुरी, सौम्य या असौम्य नहीं होती है। भाषा अपने प्रयोक्ता के विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम होती है और इसलिए भाषा को पात्रों की शैक्षिक योग्यता, उनके सामाजिक पारिवारिक स्तर के अनुरूप होना चाहिए। पात्रों द्वारा प्रयुक्त भाषा उनके चरित्र को प्रकाशित करती है। जैसे समरकांत की भाषा को अगर हम देखें तो उनकी भाषा के माध्यम से उनकी धन लोलुपता का पता चलता है और किस प्रकार से अपने एकमात्र पुत्र अमरकांत से भी वो वैचारिक दृष्टि से तालमेल नहीं बिठा पाते हैं, यह भी उनकी भाषा के माध्यम से ही हमें पता चलता है। प्रेमचंद तत्सम शब्दों का प्रयोग नहीं करते थे, किंतु भावानुरूप मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से अपनी भाषा में किया है। जैसे वे धर्म को सच्चाई, पूजा को पाठ, स्नान, ध्यान आदि को कर्मकांड मानने वाले अमरकांत से कहते हैं। समरकांत के विचार हैं, उनकी भाषा है, 4 अक्षर अंग्रेजी पढ़ ली ना, यह उसी की विभूति है, लेकिन मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो अंग्रेजी के विद्वान होकर धर्म कर्म निभाए जाते हैं, साफ 150 पानी में डाल दिए। मुस्लिम पात्रों पठानिन, सकीना तथा सलीम, इनकी भाषा में उर्दू शब्दों का प्राधान्य मिलता है। अमरकांत के सकीना से विवाह करने के विचार को काटते हुए सलीम कहता है, परी से ज्यादा हसीन बीबी, चांद सा बच्चा और दुनिया की सारी नेमतों को आप तिलांजलि देने को तैयार हैं उस जुल्हे की नमकीन और शायद सलीकेदार छोकरी के लिए। वो आगे कहता है, तुमने इसे भी कोई तकदीर या मजमून समझ रखा है। सारे शहर में तहलका पड़ जाएगा जनाब, भूचाल आ जाएगा, शहर ही नहीं सूबे भर में बल्कि शुमाली हिंदुस्तान भर में। आप हैं किस फेर में, जान से हाथ धोना पड़े तो ताज्जुब नहीं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि सलीम क्योंकि मुस्लिम पात्र है, इसलिए उसकी भाषा में उर्दू फारसी के शब्द बहुलता से आए हैं। तद्भव, बटोर, टिकोना, चाकरी, देशज, हलकान, मयस्सर, उर्दू के शब्दों में फरियाद, मुआफ, मजमून, और इसके साथ साथ प्रेमचंद ने जहां कहीं भी भावाभिव्यक्ति के लिए उन्हें अंग्रेजी शब्दों का चयन करना पड़ा, वहां उन्होंने उससे भी गुरेज नहीं किया है। इस तरह के शब्दों में क्लास और एसोसिएशन शब्दों को उदाहरण स्वरूप हम ले सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने शब्द युग्मों का प्रयोग किया है, जिसमें आश्रय, भरोसे, यार, दोस्त, हीला, हवाला को हम उदाहरण के लिए ले सकते हैं। मुहावरों का प्रयोग किया है, मुंह बनाना, पानी में डालना, नींबू नून चाटना इत्यादि। लोकोक्तियों का प्रयोग भी प्रेमचंद ने अपने उपन्यास में स्थान स्थान पर किया है। कभी कभी बुराई से भलाई पैदा हो जाती है या दबा हुआ पुरुषार्थ ही स्त्रीत्व है। इस प्रकार से दोस्तों हम देखते हैं कि उन्होंने अपनी भाषा को सहज, स्वाभाविक और प्रवाहमय बनाया है।
मुहावरे और लोकोक्तियों का सुष्ठु प्रयोग उनकी भाषा में प्राणवत्ता का संचार करता है। उपमा इत्यादि का भी उन्होंने प्रयोग किया है। उदाहरण के लिए, मैं मछली की भांति कांटे में फंसा हुआ हूं। प्रेमचंद ने अपनी भाषा को सुदृढ़ बनाने के लिए जहां कहीं भी उन्हें जिस भी शब्दों का चयन करना पड़े, मुहावरे और लोकोक्तियों या सूक्तियों का प्रयोग करना पड़े, उन्होंने उसका अवलंब लिया है। भाषा की दृष्टि से प्रेमचंद की भाषा निश्चित रूप से सरल, सहज, पात्रानुकूल, प्रवाहमयी है। धन्यवाद।